हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक्स रहेगा मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, मुगल कालीन प्रशासन में देखो प्रशासनिक व्यवस्था जो हुआ करती थी, जैसे एक बादशाह शब्द होता था, ये केंद्रीकृत, निरकुंश, राजतंत्रात्मक व वंशानुगत शासन जैसी व्यवस्था थी। अकबर ने एक नए पद का सृजन किया, दीवान ए वजारत ए कुल। ऐसे ही दीवान या वजीर किसको कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वित्त मंत्री को। अब वित्त मंत्री जो हुआ करते थे, जैसे दीवान ए जागीर, दीवान ए खालसा, दीवान ए बयूतात, ये कारखानों का अध्यक्ष था। दीवान ए तन, ये वेतन विभाग का अध्यक्ष था। दीवान ए सादत, ये धार्मिक मामलों का प्रमुख था। मुसारिफ जो होता था वो महालेखाकार होता था। मुस्तौफी ये होते थे महालेखा परीक्षक। दीवान ए तब्जीह, ये सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। बहराम खां अकबर का वकील था। शाहजहां ने वकील के पद को समाप्त कर दिया। इसके भी शासनकाल में जैसे मीर ए बख्शी, ये रक्षा मंत्री थे। मीर ए बहर, ये नौसेना का प्रमुख था। मीर ए बर, ये वन विभाग का प्रमुख था। दरोगा ए डाक चौकी, ये गुप्तचर विभाग का एक पत्र विभाग का प्रमुख था। इसमें प्रांतीय प्रशासन जो होता था, इसके बारे में समझ लें। देखो, अकबर के काल में 12 प्रांत थे। बाद में ये कितने हो गए? तो ये हो गए 15। शाहजहां के समय 18 थे और औरंगजेब के समय कितने थे? तो ये थे 20 प्रांत। अब इनकी राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो अकबर ने भूमि की पैमाइश कराई। उसने इलाही गज का प्रयोग किया। भूमि की पैमाइश के लिए अकबर ने इलाही गज का प्रयोग किया है। भूमि को 4 भागों में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पर ओलज, दूसरे नंबर पर परती, तीसरे पे चरचर और चौथे नंबर पर बंजर भूमि। भूमि के 4 भाग करे थे इसने अकबर ने। प्रत्येक भाग को पुनः 3 भागों में भी डिवाइड करा है, उत्तम में, मध्यम में और निम्न वर्ग में। अकबर ने आईना ए दहसाला पद्धति को लागू किया है। अकबर ने बंदोबस्त प्रणाली को भी अपनाया है। दोनों ही ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बहुत काफी इंपोर्टेंट्स हैं एग्जाम की दृष्टि से। कालांतर में औरंगजेब के समय इरारेदारी व्यवस्था यानी कि ठेका प्रणाली भी प्रसिद्ध हुई है। अब मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था भी थी। तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी, वो अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों, अजबेगों से ग्रहण करी। मनसबदारी व्यवस्था दशमलव पद्धति पर आधारित थी। सबसे छोटा जो मनसब होता था इसमें 10 का होता था और सबसे बड़ा 10,000 का होता था। 5,000 से अधिक का मनसब केवल शाही परिवार के समय यानी कि उनके सदस्यों को दिया जाता था। अपवाद के रूप में मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया। मिर्जा अजीज कोका को भी 7 का, और जहांगीर के समय जो था ये 12,000 का था। 1593 में मनसब को 2 भागों में विभाजित करा है, एक तो जात पर, एक सवार पर। सवार जो होते थे वो सैनिक संख्या होती थी और जात जो होते थे पद व वेतन की जानकारी देते थे। जहांगीर के समय दु अस्पा एवं सी अस्पा का प्रचलन आरंभ हुआ। ये दु अस्पा जो होते थे ये दुगने घोड़े होते थे और सी अस्पा जो होते थे वो 3 गुने घोड़े होते थे।
औरंगजेब के समय मसरूद का प्रयोग बढ़ गया था। ये मसरूद जो होता था वो सेना की संख्या में अस्थायी वृद्धि होती थी। अब किसान के वर्ग भी थे, जैसे खुद काश्त, ये खुद की जमीन होती थी। पाही काश्त, ये पड़ोसी की जमीन होती थी। मुजारिम, ये होती थी खुद व पड़ोसी की जमीन। किसान इस वर्ग में बटे हुए थे। देखो, मुगल काल से टोटल ही कंप्लीट मैंने वीडियो करा दी है, इसका सिलेबस कंप्लीट करा दिया है मुगल काल का। अब कुछ दक्षिण भारत के जो राजाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले नंबर पर बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो ये विजयनगर साम्राज्य जो हुआ करता था वो 1336 में हुआ था। अब विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने करी है। किसने करी है? हरिहर बुक्का। हरिहर एवं बुक्का पहले ककातीय वंश के शासक की सेवा में थे। युद्ध में बंदी बनाए गए, यानी कि किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। दोनों ने ही इस्लाम कबूल कर लिया। दक्षिण भारत के विद्रोह का दमन करने हेतु गए और वहां इन्हें हिंदू धर्म की, यानी कि हिंदू धर्म में ही दीक्षित किया गया। हरिहर एवं बुक्का ने विद्यारण वैसायन की सहायता से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी है। किस नदी पर? तो तुंगभद्रा नदी पर। किस स्थान पर? तो अन्य गोडी नामक स्थान पर। विजयनगर का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? हम्पी है। इनके पिता का नाम क्या था? संगम था। अब शासन करते हैं संगम वंश के। इनके जो पुत्र है वो हरिहर 1336 से 51 के बीच में। देखो, विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया इसने हरिहर ने। इसे दो समुद्रों का स्वामी भी के नाम से जानते हैं। बुक्का के पुत्र कंपा ने मद्रों को विजित किया। कंपा की पत्नी गंगा देवी ने मद्रे विजयम की रचना करी है। इसके बाद बुक्का है, इनका जो शासन है वो 1356 से 77 के बीच है। इनकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक है। बुक्का ने दक्षिण भारत में वैदिक संस्कृति को प्रसारित किया है। इसे तीन समुद्र का स्वामी के नाम से जानते हैं। अब शासन करने आते हैं 1377 से लेकर 1404 हरिहर द्वितीय। इनकी उपाधि जो है वो महाराजाधिराज है। हरिहर और बुक्का ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण नहीं करी थी। इनका कोई खास शासन नहीं है। अब आते हैं देवराय फर्स्ट। इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने विजयनगर की यात्रा करी है इसके समय। निकोलो कोंटी के अनुसार देवराय फर्स्ट ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया एवं नहरों का निर्माण कराया है। अब शासन आता है देवराय सेकेंड। इनकी उपाधि इम्माड़ी देवराय है, जिसका अर्थ होता है हाथी का शिकारी। ये इस वंश का सबसे प्रतापी राजा है। इस समय फारस का दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया। इसने पतंजलि के महाभाष्य पर एक टीका लिखा है। इसके मंत्री कन्ना को समुद्र का स्वामी के नाम से जानते हैं। उसके बाद शासन करते हैं विरूपाक्ष सेकंड। ये अंतिम शासक है संगम वंश का। चंद्रनगर के गवर्नर सालुब नरसिंह ने नए वंश की स्थापना करी, जिसका नाम सालुब वंश है। ये 1485 से लेकर 1505 तक है। अब इसमें शासन करते हैं सालुब नरसिंह 1485 से लेकर 91 के बीच। इसका सेनापति नरसानायक है। अब इसके बाद में इमाड़ी नरसिंह है। ये वास्तविक शक्ति का नरसानायक के पास थी। नरसानायक ने इमाड़ी नरसिंह को पेंडुकोंडा के जिले में कैद किया। नरसानायक के पुत्र वीर सिंह नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह की हत्या की और तुलुप वंश की स्थापना कर दी। अब तुलुप वंश जो आता है वो 1505 से लेकर 5 आता है। वीर सिंह यहाँ पर शासन करते हैं 1505 से लेकर 1509। इसने अपनी प्रजा को युद्ध प्रिय बनाया। उसके बाद में शासन करते हैं कृष्णदेव राय।
ये 1509 से लेकर 1529 के बीच करते हैं शासन। उड़ीसा के गजपति को 4 बार पराजित करा है इन्होंने। गजपति की बेटी से विवाह किया और पुर्तगाल गवर्नर अलबुर्क उसका क्या है, मित्र है। पुर्तगालियों ने बीजापुर से गोवा को छीना। डोमिंगो पायस, बरबोसा और लुइस पुर्तगालियों ने विजयनगर की यात्रा करी है। कृष्णदेव राय भी यह क्या है, एक विद्वान शासक है। उपाधि अभिनव भोज है और आंध्र भोज है, 2 उपाधि हैं इसकी। इसके समय तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ तीनों भाषाओं के साहित्य की रचना हुई है। इसे तेलुगु भाषा का क्लासिक युग के नाम से जानते हैं। इसके दरबार में 8 दिग्गज यानी कि विद्वान रहते थे, जैसे अलासीन पेडु पेन्ना, ये पितामह के नाम से जानते हैं तेलुगु कविता के। तेलानी राम है, ध्रुजटी है, नंदी तिम्बन है, भट्टमूर्ति, अपियाल राजू रामचंद्र और पिंगली सुरन। और अंत में कृष्णदेव राय ने विट्ठल मंदिर का निर्माण भी कराया। इसने मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि का अनुदान दिया, जिन्हें देव राय व ब्रह्मदेव के नाम से जानते हैं। अंतिम में सदाशिव संरक्षक इनके हैं राम राय। राम राय पड़ोसी राज्य के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करता था। तालीकोटा या राक्षसगढ़ी या बन्नेहट्टी का युद्ध, ये पूछा जाता है एग्जाम में। ये होता है 1565 में विजय और बीजापुर के बीच। इसमें बीजापुर नेतृत्व करता है अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर ये जीत जाते हैं। बसर ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और राम राय लड़ता हुआ मारा गया। अरिकमेडु वंश आता है 1570 में। इसके संस्थापक हैं त्रुमल। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक्स लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।